रॉयल कैरेज प्रीवोस्ट के गेट पर रुकी। प्रिंस कार्लाइस ने गहरी सांस ली और बोला, जैसे सोचा था, प्रीवोस्ट की हवा अब भी उतनी ही ताजगी भरी है। गिल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली कैपिटल और प्रीवोस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है योर हाइनेस। बस प्रीवोस्ट का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है, इसलिए आपको रिफ्रेशिंग लग रहा है। कार्लाइस ने अंदर ही अंदर सोचा, फिर भी अजीब है, इम्पीरियल पैलेस से ज़्यादा घर जैसी फीलिंग तो यहाँ आती है मुझे। तभी काउंटेस आशा परवेज सामने आई, एलिगेंट यूनिफॉर्म में, और बोली, योर मैजेस्टी, आपका स्वागत है। सफ़र लंबा था, मुझे खुशी हुई कि आप सुरक्षित वापस आए। कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, काउंटेस, आपने भी काफ़ी मेहनत की है। आशा ने सीधे नज़र मिलाने से बचते हुए कहा, सभी ने आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है योर मैजेस्टी। कार्लाइस ने देखा और अंदर सोचा, लगता है जानबूझकर आंखें नहीं मिला रही। शायद अभी भी कुछ दूरी है हम दोनों के बीच। फिर अपनी टीम के तरफ मुड़कर बोला, कैपिटल से लाया गया सारा सामान उतार लो, सब लोग आज पूरा आराम करेंगे, लंबी ड्यूटी थी। फिर उसने गिल से कहा, लॉर्ड राफेल, मुझे सबसे मिलना है, उन्हें कहना मेरे ऑफिस में आए। थोड़ी देर बाद सभी ऑफिसर्स उसके ऑफिस में खड़े थे। कार्लाइस उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा कंपोज था, लेकिन टोन में अथॉरिटी थी। काफी समय हो गया तुम सबसे मिले हुए, उसने शुरू किया। लेडी दू प्रैत ने शायद तुम्हें कुछ बता दिया होगा, पर मैं खुद कैपिटल की सिचुएशन समझा देता हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। मेरे पिता अब भी वही पुरानी बेवकूफ़ी में उलझे हुए हैं। एम्प्रेस अपनी चालें चल रही है, और मार्टियस, उसने हाथ जोड़कर कहा, वो लड़का अब अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। मुझे हाई प्रिस्ट गैब्रियर पर अभी भी शक है। गिल्स ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही योर मैजेस्टी, प्रिंस मार्टियस की तबीयत और सोच दोनों कुछ अलग लग रही है। कार्लाइस ने थोड़ा सोचकर कहा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा लग रहा है, पर जब तक मैं खुद सब नहीं देख लेता, कोई कदम नहीं उठाऊंगा। कार्लाइस ने अपने हाथ में पेन घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा तेज हो गई है, और ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। मुझे लगता है या तो वो शराब में डूबा हुआ है, या फिर कोई नशा उसे कंट्रोल कर रहा है। आशा ने तुरंत कहा, तो मतलब महारानी ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर रही? कार्लाइस ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। उसके लिए बेहतर है कि उसका बेटा इसी हाल में रहे, ऐसे उसे कंट्रोल करना आसान होता है। डेकर ने पूछा, तो क्या महारानी खुद ही राज करना चाहती है? कार्लाइस ने कंधे उचकाए, पक्का नहीं कह सकता, लगता तो यही है। शायद वो अपने बेटे को कठपुतली बनाना चाहती है, पर मुझे नहीं लगता हाई प्रीस्ट गैब्रियल उसे ऐसा करने देगा। लियोनिल ने थोड़ा झिझक कर कहा, गैब्रियल, ये आदमी कुछ अजीब नहीं लगता आपको? कार्लाइस ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल। जितना मैं उसके बारे में जानता जा रहा हूँ, उतना ही वो और भी रहस्यमय लगता है। गैब्रियल और उसके आसपास के लोग अपने आप को प्योर समझते हैं, जैसे वो किसी पवित्र मिशन पर हो, इसलिए बाकी पुरोहित उनसे दूर रहते हैं। थोड़ा रुक कर कार्लाइस ने कहा, पर आयरनी ये है कि उन सब में से गैब्रियल ही सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया। उसका चेहरा इतना शांत और देवता जैसा लगता है कि लोग उसे पूजने लगते हैं। राजवंश हो या आम लोग, सब उसके चाम में बंधे हुए हैं। लियोनिल ने तुरंत बोला, चाम नहीं, चालाक है वो प्यूरिस्ट नहीं, सिर्फ लालची आदमी है। अगर वो इतना पवित्र है तो राजनीति में क्यों घुस रहा है? कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, वो प्योर होने का ड्रामा करता है, पर असल में सब लोगों को अपनी मर्जी से चला रहा है। ये लोग उसके लिए एक टूल है, और सबसे आसान लोग वही होते हैं जिनके अंदर मजबूत विश्वास होता है। लियोनिल ने हाँ में कहा, हाँ, उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। कार्लाइस ने कहा, एग्जैक्टली, फिलहाल कुछ पुरोहितों को हटा देना काफ़ी होगा, उसके बाद हम देखेंगे। वो कुर्सी में पीछे टिक गया और थोड़ी देर सोचता रहा।
अगर मैं कैपिटल में थोड़ा और रुकता तो पूरा इम्पीरियल फैमिली हिल जाता, उसने सोचा। पर फिर पिता को मुझ पर शक हो जाता। थोड़ी देर बाद वो बोला, अभी हम प्रिवोस्ट को और मजबूत बनाना होगा ताकि वो दूसरे राजवंशों के लोगों का स्वागत कर सके। इससे मेरे पिता की पोजीशन भी कमजोर पड़ेगी। उसकी नज़र आशा पर गई। उसने देखा आशा उसकी तरफ देखकर तुरंत अपना चेहरा हटा लेती है। ये मुझे देखकर ऐसे क्यों मुड़ गई? कार्लाइस ने मन ही मन सोचा। क्या नाराज है? शायद इसलिए क्योंकि मैं कैपिटल से उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। लियोनेल ने पूछा, क्या हुआ, कुछ याद आया? कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर वो खड़ा हो गया। बस आज के लिए इतना ही, सब लोग रेस्ट कर लो। सब लोग चले गए, लेकिन जाते जाते कार्लाइस ने कहा, काउंट परवेज, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आशा रुकी और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, क्या कोई पर्सनल बात है योर मैजेस्टी? कार्लाइस ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ये लो। उसने एक कपड़े में लिपटी तलवार उसके हाथ में दी। आशा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? कार्लाइस बोला, एक गिफ्ट, खोल कर देखो। आशा ने तलवार का कपड़ा हटाया और उसके आंखें थोड़ी सी चमक गईं। ये मेरे लिए? कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, और किसके लिए होगा? तुम्हें लगा मैं तुमसे किसी और को देने के लिए कह रहा हूँ? सोवनिर तो उन्हीं को मिलता है जो खास होते हैं, चाहे बहाना ही क्यों ना हो। आशा ने मन में सोचा, मैं उसके लिए खास हूँ? नहीं, शायद तो नहीं। कार्लाइस ने धीरे से पूछा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। आशा ने धीरे से कहा, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, आपने ये मुझे क्यों दिया? कार्लाइस की नज़र स्थिर थी। मैं ये तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ। हम नहीं जानते कि एम्प्रेस तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर सकती है। और वैसे भी तुम्हारी पुरानी तलवार पुरानी हो गई थी। आशा ने सर झुका लिया, गहरी सोचती हुए। ऑफ कोर्स, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले नहीं मर सकती, कार्लाइस ने जोड़ा। मुझे लगता है कि तुम्हारी पुरानी तलवार को यादगार के लिए रखना अच्छा होगा, लेकिन अब से ये तुम्हारी है। आशा ने सर झुकाकर इज्जत दिखाई। थैंक यू योर मैजेस्टी। अब जब आपने मुझे ये तलवार दी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक जिंदा रहूं। कार्लाइस कुछ पल के लिए चुप रहा, थोड़ा सर घुमाते हुए। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, और कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, उसने आगे कहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी मेरे साथ रहो। आशा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जिंदा रहूं जितना देर हो सके। अगली सुबह आशा ट्रेनिंग यार्ड में खड़ी थी, अपनी नई तलवार हाथ में लिए। उसके हर कोने को ध्यान से देखती हूँ, जैसे कि सोचा था, ये एक शानदार हथियार है। क्या मैं इसके लायक हूँ? उसने सोचा। हैंडल की लेदर सॉफ्ट और मजबूत थी, और ब्लेड पर इनग्रेविंग भी थी, कार्लाइस की ब्लेसिंग्स। उसकी आंखें फैल गई। क्या उसने ये तलवार सच में मेरे लिए डिजाइन करवाई है? कार्लाइस उसके पास आया, शांत चेहरे के साथ। तुम कब से इसे ऐसे घूरे जा रही हो? आशा थोड़ी हैरान हो गई। आप आप अब भी जाग रहे हैं? आपको अभी भी रेस्ट करना चाहिए, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं भी तुमसे यही पूछ सकता हूँ, कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, फिर भी तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रही हो। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। चलो स्पार करते हैं। आशा ने तलवार उठाई, दृढ़ता के साथ। आप पहले स्ट्राइक करेंगे, फिर मैं अपने सीखे हुए हिसाब से जवाब दूंगी। उनकी तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ती। कार्लाइस ने ध्यान से देखा। तुम बहुत तेज हो गई हो पिछली बार से, महसूस हो रहा है। तुम सच में इसके लिए जन्मे हो। आशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने दोनों से सुना कि मैंने अपने सिबलिंग्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस पाई है। कार्लाइस ने एक आईब्रो उठाया। लगता है वो बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। वैसे तुम कब से ट्रेनिंग कर रही हो? कार्लाइस ने पूछा। बचपन से, आशा ने सच्चाई से जवाब दिए। मेरे फादर ने मुझे दौड़ने की प्रैक्टिस करवाई थी इमरजेंसीज में बचने के लिए, लेकिन भाग के मरने के बजाय। अग्रेसिव? क्या बस लड़ लेना अग्रेसिव होता है?
आशा ने पूछा। ज्यादा लोग तो भाग लेना पसंद करते हैं, कार्लाइस ने कहा। बहुत कम लोग अपने जिस्म को इतना मजबूत बना लेते हैं। उसने हल्के से हंसकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत का शरीर इतना फिट हो सकता है। आशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओह, मैंने क्या कह दिया? कार्लाइस ने मन ही मन सोचा, थोड़ा शर्मिंदा होकर। ट्रेनिंग ग्राउंड अब भी तलवारों की धुन से गूंज रहा था। पर जब लड़ाई खत्म हुई, आशा ने एक कदम पीछे लिया और अपनी तलवार मजबूती से पकड़कर बोली, बस आज के लिए इतना काफी है। उसने हल्का सा झुककर कहा, मैं पहले जा रही हूँ। कार्लाइस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने सोचा, तो काउंटेस परवेज ने मेरी बात पर कुछ ज्यादा ही गौर कर लिया है। आशा तेज कदम से चली गई। दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। मैं पागल हो गई हूँ क्या? उसने मन ही मन सोचा। मुझे उस वक्त ऐसा सोचने की क्या जरूरत थी? अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। परेशानी दिल में चल रही थी। मैं क्राउन प्रिंस के साथ स्पैरिंग के बीच में ही रुक गई, बिना कुछ कहे। अगर उन्होंने इसे अपमान समझा तो मुसीबत हो जाएगी। क्या मुझे हमेशा की तरह बस इग्नोर करना चाहिए? इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा तुरंत खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ती हुई बोली, आओ। उसकी पर्सनल मेड नीना मुस्कुराहट के साथ अंदर आई। माय लॉर्ड, सुना है आप सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर गई थी। आप जरूर पसीना पसीना हो गई होंगी। क्या मैं आपके लिए स्नान तैयार कर दूं? आशा ने शांत आवाज में कहा। हाँ, तैयार करो। फिर थोड़ा रुककर बोली, वैसे सुना है उन्होंने सबको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। नीना ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, महाराज कार्लाइस ने यहाँ सबको कुछ ना कुछ दिया है। सभी मेड्स को। मुझे शॉल मिला क्योंकि मैं आपके पर्सनल मेड हूँ, और हाउस कीपर को कोट मिला है। थोड़ा अजीब लगता है ना, इतनी गर्मी में स्कैवर्स और कोट्स देना। पर प्रीवोस्ट में ठंड देर से आती है ना? आशा ने अनजाने में कहा। हाँ शायद। नीना मुस्कुराई। मैं बहुत बोलती हूँ ना, मुझे आपका स्नान तैयार करना चाहिए। जरा रुको नीना, आशा ने कहा। यहाँ सब में लेडी लापेल और लेडी दुपरात भी शामिल है ना? उन्हें भी गिफ्ट्स मिले होंगे। नीना सोचने लगी। हाँ, सही कहा। शायद उन्हें भी मिले होंगे। दूसरे फ्लोर के लोगों को मोस्टली चाय के बॉक्सेस मिले हैं। विंटर के लिए शायद उन्हें भी वही मिला हो। आशा चुप रही। दिमाग में सोच चलती रही। कार्लाइस ने लेडी सिसिलिया और लेडी डोरथी को भी कोई खास गिफ्ट नहीं दिया? नीना ने झुककर पूछा। अब ये सब क्यों पूछ रही है माय लॉर्ड? बस यूं ही, आशा ने तेजी से कहा। तुम जा सकती हो। नीना ने जाने से पहले एक क्यूरियस नजर उठाई। आशा के चेहरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। आशा ने गहरी सांस ली। मुझे शांत रहना होगा। उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें गिफ्ट की हैं। बाकी नाइट्स को भी शायद हथियार मिले होंगे, जैसे मुझे मिला। शायद वो सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रख रहे। अगले दिन डेकर और ईसा किसी गर्म बहस में थे। तभी डेकर ने देखा आशा तलवार हाथ में लिए आ रही है। आशा, उसने पुकारा, हमें वो तलवार दिखाओ जो हिज हाइनेस ने दी है। आशा रुकी, तलवार जरा उठाई और बोला, ये रही। फिर उनके पास जाकर तलवार देकर को दे दी। ईसा की आंखें चमकने लगी। ये तलवार तो सीनियर विलियन वर्कशॉप की बनी है। आशा ने बोहे चढ़ाई। सीनियर विलियन? वो क्या होता है? डेकर ने हैरानी से कहा। तुम्हें नहीं पता? ये दुनिया के 5 सबसे बड़े स्वॉर्डस्मिथ वर्कशॉप में से एक है। सिर्फ उनका नाम ही एक दौलत के बराबर है। ऐसी तलवार एक महल के बराबर महंगी होती है। इसाक ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये लगभग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें तो एक खजाना मिला है। आशा ने तलवार को देखा। उंगलियां थोड़ी कस गई। मुझे नहीं लगता हिज हाइनेस ने ऐसी महंगी तलवार सिर्फ मुझे दी होगी। इसाक हंस पड़ा। सीन और विलेन की तलवार कोई आम चीज नहीं होती। तुम्हें ये मिली है क्योंकि तुम काउंटेस हो, क्राउन प्रिंस की पत्नी हो। आशा के दिमाग में सोच जग गई। मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तभी एक खिड़की से सिसिलिया चुपचाप उन सबको देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी तंग हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। इथर ऑफिस में कार्लाइस कुछ कागज देख रहा था और उसके पास लियोनिल खड़ा था। तभी पेंटर अंदर आया। गहरा झुककर बोला, योर हाइनेस,
पोर्ट्रेट तैयार है। कार्लाइस ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, अच्छा, काफी वक्त लग गया है इसमें। पेंटर थोड़ा घबरा गया। मैं पूरे वक्त इस पर काम कर रहा था हाइनेस। बीच में कंपोजिशन बदल गई थी तो मैंने एक दूसरा वर्जन बना दिया, एक अलग कंसेप्ट के साथ। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं पहला वाला दोबारा बना देता हूँ। कार्लाइस ने हाथ हिलाकर कहा, दिखाइए तो, मेरी वाइफ भी अभी आने वाली है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे आज शाह का पिछला शर्माया हुआ चेहरा याद आ गया। देखते ही इस कपल्स पोर्ट्रेट पर वो क्या रिएक्शन देती है। कुछ ही देर बाद आशा अंदर आई और थोड़ा झुककर बोला, आपने बुलाया योर हाइनेस? हाँ, कार्लाइस ने कहा, पेंटर की तरफ इशारा करते हुए। पोर्ट्रेट तैयार हो गया है, सोचा हम दोनों मिलकर देखें। आशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे आर्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसकी जरूरत नहीं, कार्लाइस ने हंसकर कहा, तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि अच्छा लगा या नहीं। पेंटर ने पहली पेंटिंग से कपड़ा हटा दिया। उसमें आशा और कार्लाइस एक शाही, सुंदर और शांत जोड़े के रूप में दिख रहे थे, खूबसूरती और कृपा का एक उदाहरण जैसे। आशा की सांस रुक गई। ये तो इतना सुंदर है कि असली लग रहा है, जैसे सपना हो। कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, लेकिन तुमने दूसरा वर्जन क्यों बनाया? पेंटर के चेहरे पर एक लाइट सी आ गई। योर हाइनेस, बारबेरियन इन्वेंशन के दौरान मैंने आप दोनों को एक साथ लड़ते देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई डिवाइन प्रेरणा मिल गई हो और मैंने वही दृश्य बनाया। जब दूसरी पेंटिंग दिखाई गई तो सब चौंक गए। उसमें कार्लाइस और आशा बैटलफील्ड के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर संकल्प और शक्ति थी। आसपास पूरी अफरा तफरी, पर दोनों एक साथ एक टीम जैसे। कार्लाइस बोला, ये तो बिल्कुल अलग है। आशा ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये पहले से ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम इसे इंपीरियल पैलेस नहीं भेज सकते। कार्लाइस ने तुरंत फैसला लिया, इस पेंटिंग के दो कॉपीज बनाओ, एक इंपीरियल पैलेस भेजना और पहली पेंटिंग यहाँ महल में लटका देना। लियोनेल का चेहरा सफेद पड़ गया। योर हाइनेस, क्राउन प्रिंस और उनकी पत्नी का पोर्ट्रेट तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाला प्रतीक होता है। ये ज्यादा बोल्ड नहीं हो गया? कार्लाइस के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आई। बिल्कुल, जो कोई इस पेंटिंग के बाद भी मुझे चुनौती दे, वो या तो बेवकूफ होगा या मरने को तैयार। ऐसे लोगों को मारने में मुझे कोई दर्द नहीं होगा। लियोनिल ने ठंडी सांस ली। फिर भी हाइनेस, पहली वाले पेंटिंग को पैलेस भेजना चाहिए। कार्लाइस ने उसे कटी हुई आवाज में रोका, नहीं, मैं खुद लेटर लिखूंगा जो पेंटिंग के साथ भेजा जाएगा। पेंटर थोड़ा घबराया। योर हाइनेस, क्या आप फिर से एम्परर को भड़का रहे हैं? कार्लाइस की आंखें गहरी हो गई। थोड़ा सा पुश और पुल हर रिश्तों में जरूरी होता है। मैं काफी समय से शांत हूँ, अब उन्हें याद दिलाने का वक्त है मैं कौन हूँ। पेंटर ने संकोच से कहा, आप फिर से एम्प्रेस को नाराज करने जा रहे हैं क्या? इतनी मुश्किल से तो पिछली बार संभावना बनाई थी। कार्लेस ने ठंडी आवाज में कहा, पुश और पुल जरूरी है, चाहे मेरे पिता हो या एम्प्रेस। उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। इसी दौरान किंग केंड्रिक एवारिस्टो अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, एक स्वप्न में डूबे हुए। एक बहादुर योद्धा को सपने में अपने दुश्मनों से वीरता से लड़ते देख रहे थे। तभी राजा गरज उठा, कौन है जो साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करता है? घोड़े पर बैठा काउंट जुपिटर चीखा, रोको उसे, उस हरामी को रोको। उसके अंदर क्रोध उबल रहा था। साला, अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ जीती है सब उसी आदमी की वजह से। वीर योद्धा जैसे लोग लॉर्ड आमिर कहते हैं। काउंट जुपिटर की और तलवार उठाए दौड़ता हुआ बोला, अपने राजा को कह देना अगर यहाँ एक भी जान बची तो दोबारा कभी इस साम्राज्य को चुनौती मत देना। युद्ध क्षेत्र में अनेक चीजें गूंज उठी। सैनिकों ने जोर से चीयर किया, हुर्रे लॉर्ड आमिर। लॉर्ड आमिर ने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। काउंट जुपिटर उस दृश्य को देखता हुआ सोचने लगा, उस अनाड़ी को ये मौका मुझे देना चाहिए था। अगर मैं उस दुश्मन को खुद मार देता तो क्राउन प्रिंस के रूप में
मैं अपनी पहचान और मजबूत बना लेता। ये बंदा अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो मुसीबत बन जाएगा। एक दिन अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। काउंट डुप्लस ने राजा के सामने झुककर कहा, वो एक असाधारण योद्धा है महाराज। मुझे लगता है वो बारबेरियन को प्रिवोस से भी निकाल सकता है। राजा ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा तुमने मेरे बेटे। मुझे लगता है हमें उसे एक उपाधि देनी चाहिए, काउंट ऑफ प्रिवोस्ट। फिर उसने घोषणा की, आमिर, तुम्हारी वीरता के लिए मैं तुम्हें काउंट ऑफ प्रिवोस्ट का खिताब देता हूँ। ये जगह तुम्हें प्राप्त होती है साम्राज्य के उत्तर क्षेत्र में स्थित। लेकिन आमिर इस पर खुश नहीं था। उसने क्रोध से कहा, प्रिवोस्ट, मैं तुम्हारे लिए युद्ध जीता जब तुम पीछे छुपकर कांप रहे थे, और अब तुम मुझे दोस्ती के नाम पर दुश्मनी दे रहे हो। काउंट डुप्लस चिल्लाया, राजद्रोही को पकड़ो। पर आमिर क्रोध में आकर उस पर वार कर गया। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो नींद से झटके में जाग गया, कांपते हुए, पसीने में भीगा। उसका सेवक दौड़कर आया। सब ठीक है महाराज, राजा ने संतुलन संभालते हुए कहा। प्रिवोस्ट, ये जगह क्या हो रहा था? सेवक ने कहा, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। राजा ने गहरी सांस ली। तो ये सिर्फ सपना था। सेवक ने पानी दिया, पर उसने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया। पानी पीने के बाद वो फिक्र में डूब गया। मुझे ये बुरा सपना कार्लाइस के लेटर की वजह से आया है, उसने सोचा। उसने लेटर की तरफ देखा। उसमें लिखा था, जब मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, मुझे महल दिख रहा है जहाँ मेरे पिता अपने सिंहासन पर बैठे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं वो पोर्ट्रेट भेज रहा हूँ जो हमारी शादी के बाद इम्पेरियल पैलेस के लिए तैयार किया गया था। ये आम जोड़ी जैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये हमें एक शाही अंदाज में दर्शाता है। राजा के हाथ से ग्लास गिर गया और पानी लेटर पर छलक गया। वो उसे देखकर समझ नहीं पाया क्या कहे। कुछ दिन बाद रात के भोजन पर रानी बेट्रिशिया ने कहा, कार्लाइस की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक किसी बच्चे की खबर नहीं आई। ये गंभीर बात है। राजा ने कहा, वो लोग तो लगातार युद्ध में लगे हैं, ऐसे हालत में बच्चा कैसे हो सकता है? बैट्रिशिया ने जवाब दिया, बच्चे तो युद्ध के दौरान भी होते हैं महाराज। दोनों सहमत थे। मुझे अजीब लगता है, अब तक कोई संतान नहीं। राजा ने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? बैट्रिशिया बोली, एक प्रीस्ट को भेजना चाहिए उन्हें आशीर्वाद देने। शायद तब सब ठीक हो जाए। मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए, मैं देख लूंगी। जब कार्लाइस को इस योजना के बारे में पता चला तो उसने लियोनिल से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब वह सीधे मुद्दे पर आ गए हैं। लियोनिल ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? लेटर में क्या लिखा था? कार्लाइस ने कहा, लगता है वो प्रीस्ट भेजना चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि 1 साल हो गया और अब तक बच्चे की खबर नहीं। लियोनिल हैरान होकर बोला, क्या? कार्लाइस ने कहा, अगर मैं इनकार करता हूँ तो वह शायद कहेंगे कि ये शादी झूठी है और इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लियोनिल बोला, ऐसे विवाह को तोड़ने के लिए इतना कौन प्रयास करता है? वो जबरदस्ती के विवाह भी मंजूर कर लेते हैं। कार्लाइस हल्के से हंस पड़ा, सही कहा तुमने, पर गेस करो कौन आने वाला है? लियोनिल ने आंखें बड़ी करके कहा, क्या ये सच है? हाई प्रीस्ट गैब्रियल? कार्लाइस ने सर हिलाया। बिल्कुल। लियोनिल चौंक गया। ओह, कैपिटल में सबसे ज्यादा मशहूर पॉप।